अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज का रनडाउन थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, सारा तो नहीं बता सकती। सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस वक्त चल रही है जिसके बारे में आज मैंने आपको बताना है, जो ट्विन टावर्स के हवाले से, जो पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग है और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 जो है वहाँ पे जो रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं उनको फ़ौरी तौर पे पुलिस ने ज़दोकोब किया है और कहा है कि आप लोगों ने 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरी बिल्डिंग जो है खाली कर देनी है। यहाँ पे कितने बड़े बड़े सियासतदानों, कितने बड़े बड़े वकला और चीफ़ जस्टिस के फ्लैट्स हैं, और यहाँ से अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से अचानक से ये मामलात सामने आए हैं कि उनको 24 घंटे के अंदर अंदर ये बिल्डिंग खाली करने का हुक्म जो है वो जारी हुआ है। इसके हवाले से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने क्या बड़ा फ़ैसला लिया है, और इसकी सारी लिस्ट जो है वो इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसको सुनने के बाद आपके हाथ जो है वो थर थर काम सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स जो हैं वो आज के व्लॉग में आपको बताऊँगी। इसके अलावा शहबाज शरीफ जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी वजह से एक जोड़े की जनाब तलाक हो गई है और एक जोड़ा जो है उनके दरमियान मंगनी उनकी ख़त्म हो गई है। तो ये क्या मामला है, ये भी आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगी। इसके अलावा सिंध से कुछ बहुत ही अहम तरीन ख़बरें हैं जो आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी, जो मैंने आपको बतानी है। इसके साथ साथ भारत से कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं और उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और मई के महीने में क्या हुआ था आप लोगों को पता ही है। वो ब्लॉग जब आप देखेंगे तो आपको सारी डिटेल बताऊंगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने तमाम अमरीकी लॉज़ को जो है वो तोड़ कर एक नया फ़ैसला लिया है। वो क्या फ़ैसला लिया है वो भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो खबर मैंने आपको देनी है जनाब, वो तो ट्विन टावर्स के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको ये बता दूँ ऑन दी लाइटर नोट, यानी आइस ब्रेकिंग के लिए, कि ख़बरें कुछ इस तरह से आ रही हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको एक जोड़ा भी नज़र आ रहा होगा, वैसे ये तो एक AI जनरेटेड पिक्चर है, रियल पिक्चर हम आपको दिखाना नहीं चाहते। वही रियल पिक्चर देखेंगे आपको दुख होगा कि एक शख्स ने बाकायदा तौर पे अपनी बीवी को छोड़ दिया, और इसी तरह से एक लड़का जो है उसने एक खातून के साथ अपनी मंगनी तोड़ ली है। अब रीज़न जो सामने आई है वो बड़ी मज़ेदार रीज़न है, क्योंकि दोनों साइड्स पे जो ख़वातीन थीं वो PTI की सपोर्टर्स थीं, इमरान खान की सपोर्टर्स थीं और शहबाज शरीफ को सख्त नापसंद करती थीं। जबकि ये दोनों जियाले हजरात जो हैं ये नून लीग के बड़े डाई हार्ड फ़ैन थे, शहबाज शरीफ के कामों के मोतरफ थे, और अपनी अपनी मंगेतर और वाइफ को समझाते रहे, और जब वो नहीं समझी तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ लिया। अच्छा, इसको हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ख़बर की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन ये ख़बर मैंने आपके साथ शेयर इसलिए किया क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरे बचपन में पंजाब के अंदर कुछ लोग जो हैं वो नून लीग के सपोर्टर होते थे, और कुछ लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर होते थे, और भुट्टो के नाम पे और बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे जो है वो मियाँ बीवी को मैंने बड़े शदीद तरीन तरीके से आपस में लड़ते झगड़ते और मरते देखा है। यहाँ तक कि एक तो बीवी को मार भी दिया गया था। इस तरह की खबरें भी सामने आई थी। तो ये बड़ी दुख भरी बात है कि आजकल लोग जो है वो रिश्ता भी ये देख के करते हैं कि इनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है, कहीं लड़की फ़लानी पार्टी की तो नहीं है, कहीं लड़का फ़लाँ पार्टी का तो नहीं है। तो मेरे ख़्याल से आपस में रिश्तों के लिए जो है वो पॉलिटिकल चीज़ों को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस जिनको आप देखते हैं ये आपस में फिर उसी तरह से वो कैफेटेरिया में भी इकट्ठे बैठे हुए नज़र आते हैं, आपको असम्बली में भी लड़ते झगड़ते सामने नज़र आते हैं, बाद में फिर ये सब एक ही हुए होते हैं। तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उस चक्कर में रिश्ता ख़त्म करना ये सरासर गलत बात है। चलिए बहरहाल अब हम अपनी मेन ख़बर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आज के व्लॉग में जो सबसे पहले ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ख़बरें कुछ और थी जो मैंने पहले नंबर पे आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन अब ये जो मामला है ये इस वक्त बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि हीट मोमेंट पे पहुंचा है। ये बहुत डिबेट चल रही है और कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ के हक़ में हैं, कुछ लोग ऑब्वियसली इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। पूरा मामला, पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली स्क्रीन के ऊपर आपको 2 टावर्स नज़र आ रहे हैं। इनको कुछ लोग ट्विन टावर्स भी कह रहे हैं। बेसिकली इसको कहते हैं 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, पूरा इसका नाम है। अब इस मामले के ऊपर ये बातें की जा रही हैं कि रातों रात पुलिस यहाँ पे पहुँची, और यहाँ पे रहने वाले जो अफराद हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक रिहायशी इमारत है, और बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहाँ पे जाके तमाम लोगों को ज़दोकोब किया, उनको डराया और उनको कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप सब लोग अपने घरों को कहीं पर भी शिफ्ट कर लें, कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी जाके पना लें, लेकिन इस बिल्डिंग को आप खाली करें। अब इसके ऊपर ज़ाहिर बात है कि बहुत सारी तनकीद हो रही है। बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर्टी है और उसको रातों रात कहा जा रहा है कि खाली किया जाए। इस हवाले से ये जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग है एवेन्यू, इसके ऊपर हमारी जो आला सतह, वज़ीर आज़म ने आला सतह की कमेटी जो है वो कायम कर दी है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हतमी फ़ैसले तक कार्रवाई से भी रोक दिया है। जो कहा जा रहा था कि फ़ौरी तौर पे खाली करवाया जाए, उन्होंने वक्ती तौर पे इस चीज़ को अब रोक दिया है। अब आपको मैं बताती हूँ कि
کل سے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جو کہ اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ اس بلڈنگ کا ایک گارڈ ہوتا ہے. ایک گزرنے والا شخص کہتا ہے کہ مجھے بھی یہاں پر اپارٹمنٹ لینا ہے تو میں یہاں پہ کس طریقے سے اپارٹمنٹ لے سکتا ہوں, جس پہ کہ وہ شخص جو گارڈ ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ تو بڑے بڑے لوگ جو ہے امیر لوگ ہیں وہی صرف اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں, آپ لوگ نہیں لے سکتے. اب آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت کیا دماغ تھا اس کا گارڈ کا, اس نے کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں یہ بات کی, یہاں تک کہ یہ والا اسکینڈل بھی سامنے آیا کہ اس گارڈ کو پھر نوکری سے ہٹا دیا گیا. اچھا, اب اس بلڈنگ کے اندر جن لوگوں کے گھر بتائے جا رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ یہ بلڈنگ جو ہے انلیگل طور پہ جو ہے وہ تیار ہوئی تھی. بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کو یہ کہہ کر تیار کرنے کی منظوری لی گئی تھی کہ یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل بنے گا, لیکن یہاں پہ بعد میں رہائشی عمارات بنا دی گئیں, یہاں پہ رہائشی جو فلیٹس ہیں وہ ملنے لگے لوگوں کو. اور کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اس بلڈنگ کے اندر جتنے بھی ہمارے ملک کے نامور لوگ تھے انہوں نے غیر قانونی طریقے سے اس کو حاصل کیا, جس میں کہا جا رہا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام ہیں اس میں ایک نام آ رہا ہے جی عمران خان ہمارے ایکس پرائم منسٹر, دوسری ہیں جی شاندانہ گلزار, کشمالہ طارق, خواجہ اسد ول خواجہ آصف. اس کے علاوہ جو ہیں وہ سابق نیول چیف ہیں جی آصف سندیلا, ریٹائرڈ جنرل احسن اظہر حیات, اور سابق فارن سیکرٹری ہیں جی سلمان بشیر, اور سابق وزیر دفاع ہیں احمد مختار. اس کے علاوہ وزیر تجارت اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں جام کمال, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہاں پہ فلیٹ ہے. سابق نگران وزیر اعظم ہیں جی اور چیف جسٹس ہیں ناصر الملک, سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ افتخار حسین, اور سینئر صحافی اور سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم, اور سابق چیئرمین ICC اور PCB احسان مانی. اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لسٹ ہے یہ سن 2017 کی ہے, اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمام حضرات ہیں, خاص طور پہ یہ ایک جج صاحب ہیں جن کی تصویر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی, کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کا بھی فلیٹ یہاں پر موجود ہے. خالد حسین تاج ہیں جی, انہوں نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ اعجاز الاحسن نے استعفیٰ کیوں دیا اور وہ کیوں دے کر بھاگے جبکہ 9 مہینے بعد انہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ بننا تھا. اس غیر قانونی عمارت کانسٹیٹیوشن 1 کو سپریم کورٹ سے غیر قانونی غیر اخلاقی متنازع فیصلے کے ذریعے ریگولرائز کرانے والا اعجاز الاحسن تھا. اعجاز الاحسن جج بننے سے پہلے اس کمپنی کا وکیل تھا جس نے یہ بلڈنگ لیز پر حاصل کی تھی, اور ایک کیس میں مبینہ طور پہ قوم کو کھربوں روپے کا نقصان ہوا, اور الزام ہے کہ اعجاز الاحسن خود اس کمپنی سے ریگولرائز کر کے اس چیز سے اس نے اربوں روپے کمائے اور پھر سپریم کورٹ سے استعفیٰ دے کر بھاگ گیا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن 1 یہ جو ٹوین ٹاور کہا جا رہا ہے, یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں میں سرینا ہوٹل کے اندر ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران پاکستان جو میڈیشن کر رہا تھا اس میں ایرانی وفد کو اور امریکی وفد کو پاکستان نے ٹھہرایا ہوا تھا سرینا ہوٹل میں. تو یہ جو بلڈنگ ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کے جو رہائشی حضرات تھے انہوں نے یہاں سے باقاعدہ طور پہ جاسوسی کی, اور انہوں نے بہت ساری فوٹیجز بھی بنائیں جو کہ کچھ حد تک ادھر ادھر لیک بھی ہو گئیں. تو اس وجہ سے بھی اس علاقے کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ریڈ زون ایریا ہے, یہاں پہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس طرح سے رہ کر کسی بھی ہائی پروفائل جو لوگ ہوتے ہیں ان کی فوٹیجز نہیں بنا سکتا, جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹریگر ہوئی ہے. لیکن اب اس کے اوپر پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے وقتی طور پہ اس چیز کو روک دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ بن رہا تھا, جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس وقت تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, اور اب جب سب کچھ ہو چکا ہے اور اتنے سال ہو گئے ان لوگوں کو رہتے ہوئے, 2017 سے ان کی یہ لسٹیں جاری ہوئی ہیں, تب سے پتہ ہے کہ غیر قانونی طریقے سے کس کس نے یہاں پہ فلیٹ لیا ہوا ہے, تب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, اور اب جو ہے وہ اس چیز کا خیال آ گیا ہے. میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں. چلیے جناب, اب اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی پابندیوں کو توڑ دیا ہے اور ایران کے ساتھ 6 زمینی راہداریاں جو ہیں وہ کھول دی ہیں. ایران جانے والے 3000 سے زائد کنٹینرز جو ہیں وہ اب زمینی راستے سے منتقل کیے جا رہے ہیں, اور اس پوری سچویشن کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان نے اس طرح سے اٹھایا ہے کہ obviously جب جنگ کے دن ہوتے ہیں پاکستان نے میڈیشن کی, سب کچھ ہوا, تو اب ظاہری بات ہے کہ پاکستان نے اپنے معاملات بھی چلانے ہیں. پاکستان نے باقی ممالک کو بھی یہ آفر کیا ہے کہ آپ بھی اگر زمینی راستہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے تھرو آپ اپنے ڈیفرنٹ سرحدوں پہ جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں. اور دوسرا, پاکستان نے جو ایران کے ساتھ بارڈر کھولا ہے, لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیٹرول کی پرائسز اسی طرح سے بڑھتے رہنی ہیں اور آپ کے سرحدیں کھولنے کا بھی عوام کو فائدہ نہیں ہونا, تو پھر اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن بہرحال گورنمنٹ لیول پہ اگر پاکستان یہ کچھ کر رہا ہے تو یہ ضرور ایک اچھی بات ہے. ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ مئی شروع ہو چکا ہے.
पिछले साल 9 मई और 10 मई को क्या हुआ था? आपको पता ही है कि 9 और 10 मई का जो दिन है वो पाकिस्तान के लिए तारीख साज होता है। पाकिस्तान हमेशा फ़तेह हासिल करता है। 9 मई को एक ऐसी सियासी जमात जिन्होंने जो हरकतें की थीं, आज उनके लीडरान कहाँ हैं वो भी आपके सामने हैं। और वैसे बहरहाल उसकी बात नहीं कर रहे। पिछले साल 9 और 10 मई को पाकिस्तान की जंग हुई थी भारत के साथ। याद है ना, इन दिनों में हमारी सांस सूखी हुई थी और इंडिया को बदतरीन शिकस्त हुई थी। और मज़ेदार बात यह कि ट्रंप ने कल फिर से एक बयान दाग दिया है जिसपे ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के 11 जहाज़ गिराए हैं। अब ख़बर मैंने आपको ये देनी थी कि भारतीय हवाबाजी की जो सनत है वो अब इससे शदीद मुतासर हुई है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद उनको इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से उनको डेली अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट की हुकूमत को वार्निंग आ गई है, इंडिया की हुकूमत को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक, ये पीटीआई उनकी है जी, प्रेस ट्रेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये इसका नाम है, भारत की एविएशन मार्केट के 95% हिस्से के ऊपर काबिज बड़ी एयरलाइंस एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने हुकूमत को आगाह किया है कि मुल्क की एयरलाइन इंडस्ट्री इस वक्त ऑपरेशंस बंद होने के दहाने पर पहुंच चुकी है। खुदा के वास्ते कुछ कर लीजिए। अगर अब भी उनको ख्याल नहीं आता तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बड़ा बेस्ट है कि मोदी सरकार जो है ना वो उनकी सरकार है जो कि उनको भी तबाह कर रहे हैं, पूरे भारत को और अपने आप को भी तबाह कर रहे हैं, और किसी और को तबाह करने के लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके साथ ही अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खबर पे। अगली खबर जो है उससे दुनिया दहल जाने वाली है, ख़ासतौर पे अमेरिका और इंडिया। पाकिस्तान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहानी कुछ इस तरह से है कि वो ईरान जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि आपने जौहरी हथियार बनाए हुए हैं, इसी वजह से इंडिया इस वक्त जो है वो हमले कर रहा है ना ईरान के ऊपर कि उनकी जौहरी ताकत जो है वो छीनी जा सके। ऐसे में एक और मुल्क है जो अपनी जौहरी ताकत हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, जिसकी वजह से इंडिया को तो शदीद तकलीफ़ है। आप देखना ये है कि आने वाले दिनों में इसराइल इंडिया का कितना साथ देता है, क्योंकि वो कहता है ना कि फादरलैंड ऑफ इंडिया जो है ना, और फादरलैंड है और वो हमारी मदरलैंड है यानी कि इसराइल। तो रूस के ताउन से बांग्लादेश का तारीखी एटमी मंसूबा जो है वो शुरू हो चुका है। पहले जौहरी घर का इफ्तिताह हो चुका है। बांग्लादेश ने अपना पहला जौहरी घर, बिजली घर, न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। रूस के ताउन से इसको तैयार किया गया है। इस मंसूबे को न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जा रहा है और बांग्लादेश की तारीख का ये अहम संग मील है। अब आप सोच लें कि कितनी तकलीफ़ होगी इस वक्त भारत को, क्योंकि भारत की कई 100 मील की जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। वैसे भी हसीना वाजिद के वहाँ से भाग जाने के बाद, वहाँ इनकलाब आ जाने के बाद भारत वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और देखना यह है कि अब अमेरिका का इस पर क्या स्टांस होता है और आने वाले दिनों में इसराइल इस हवाले से क्या करता है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक नौजवान नज़र आ रहा है कि आपको बड़ा अजीब सा नौजवान नज़र आ रहा है। नौजवान मैं इसलिए कह रही हूँ कि बेचारा बहुत अच्छा था, यंग था, और फिर कहा जाता है कि नशे की लत में मुब्तला हो गया। इस शख्स का ताल्लुक जो है वो खैरपुर से बताया जा रहा है और ये आला तालीम याफ्ता शख्स है। इसका नाम अज़हर मेमन बताया जा रहा है। बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश भी बोलता है। एक तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है उसी को पढ़ा लिखा समझा जाता है, चाहे उसे आता जाता कुछ भी ना हो। लेकिन बहरहाल इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो शख्स है ये बहुत ही वेल क्वालिफाइड है, इसके पास डिग्रीज़ हैं। फिर ये नशे की लत में पड़ गया। ये सिंध से इसका ताल्लुक है, जिसकी वजह से इसको कभी भी सिंध गवर्नमेंट ने लिफ्ट नहीं कराई, कभी इसको अच्छी नौकरी नहीं मिली। और फिर इस शख्स के वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए और उसके बाद अताउल्लाह तारड़ जो हैं उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया। उन्होंने इस शख्स को स्पेशली जहाज़ पे सिंध से इस्लामाबाद बुलाया, इसके गले मिले, इसको नौकरी दी, इसको अपने टेबल पे बिठाया। इस शख्स ने जनाब इमोशनल होकर रोना शुरू कर दिया। वीडियोज़ हर जगह पर वायरल हो गए। अच्छी बात यह है कि इस शख्स को एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी। अच्छी बात यह है कि नून लीग ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन एक बात यह भी है कि जिन लोगों को शर्म दिलाने के लिए या जिस पार्टी को शर्म दिलाने के लिए ये सब कुछ किया गया है, अगर अताउल्लाह तारड़ ये समझते हैं कि उनको शर्म आ जाएगी तो ये इम्पॉसिबल बात, ऐसा नहीं होगा। वरना अगर शर्म आनी होती तो लाहौर की हालत देख के, पंजाब की हालत देख के सिंध को कुछ तो शर्म आती। चलो कुछ ना करते तो कम से कम अपने शहरों में सफाई ही कर लेते। उनके तो अल्लाह माफ़ करे वो हालात हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो मुर्तज़ा वहाब जो थे वो आए हुए थे पिछले दिनों लाहौर। उनसे जब पूछा गया कि आपको कराची में, सिंध में और लाहौर में क्या फ़र्क नज़र आता है, तो उन्होंने कहा कि ग्रीनरी का फ़र्क है जी। मतलब यहाँ पे दरख्त बहुत है, हमारे वहाँ पे तो इलाका ही ऐसा है ना, दरख्त नहीं होते। आप दुबई को देख लीजिए, आप सऊदी अरेबिया को देख लीजिए, वो भी तो सहराओं के ऊपर बने हुए शहर हैं। कितने बड़े बड़े मुल्क हैं, कितनी खूबसूरत हैं। आपने क्या किया है? आप जो है वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हाँ हाँ वो लाहौर इसलिए प्यारा है क्योंकि यहाँ पे दरख्त हैं। सिर्फ दरख्तों की वजह से लाहौर प्यारा नहीं है, पंजाब प्यारा नहीं है। यहाँ पे सफाई सुथराई, पढ़ाई, हर चीज़ बेहतरीन है। और अनफॉर्चुनेटली
جیسے کہتے ہیں نا کہ یہاں پنجاب کے اندر ہم سڑک کے بیچ میں گڑھے ڈھونڈتے ہیں، جس کو گڈھے بھی کہتے ہیں، اور وہاں پہ گڈھوں کے بیچ میں سڑک ڈھونڈنی پڑتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور شرم تم کو مگر نہیں آتی کے ساتھ ساتھ میں آخری خبر یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ میں بھی 25 ارب روپے کی مبینہ خرد برد کا انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ٹریڈ یونینز آف مزدور رہنماؤں نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ میں 25 ارب روپے کی مبینہ خرد برد کا انکشاف کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ٹریڈ یونین رہنما جو ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ مزدوروں کی انشورنس کے نام پہ 8 ارب روپے نجی کمپنی کو غیر قانونی طور پہ جاری کیے گئے، مرمت کے نام پر اربوں کے جعلی ٹینڈرز جاری کیے گئے، اور یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور ٹریڈ یونین رہنما جو ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے نام پہ 45 کروڑ روپے کی ادائیگی ہوئی مگر کوئی کام نہیں ہوا، مزدور دشمن عناصر کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی، اور بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے اس میں مداخلت کریں اور لوٹی ہوئی رقم جو ہے وہ واپس لا کے دیں۔ جوک آف دا ڈے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مداخلت کریں گے اور یہ سب کچھ کروائیں گے؟ اور سندھ سے اگر یہ خبر آ رہی ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ سندھ کی حالت تو اللہ معاف کرے وہ لوگ جانتے ہیں جو سندھ کے اندر رہتے ہیں، اور سندھ کی حالت وہ بھی نہیں جانتے جو سندھ میں رہتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ باہر سے ہو کر آتے ہیں اور باقی شہروں کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ کمپیریزن کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس حالت زار اور کس تکلیف میں رہ رہے ہیں۔ اللہ ہی ان کا حامی و ناصر ہو۔ اور ویسے ایک بات یہ ہے کہ ان کو خود سوچنا چاہیے، جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے، جن کو اپنے گلے اور سر پہ بٹھایا ہوا ہے، آج انہی کا گلا وہ دبا رہے ہیں۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا بلاگ۔ باری ہے جی آپ لوگوں کے آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔